जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे शासन की प्रकार और कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद बात किए थे कि सरकार के कितने स्तंभ होते हैं। सरकार के तीन चार स्तंभ होते हैं। पहले विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, जिसे पत्रिका कहा जाता है। विधायिका और कार्यपालिका एक ही से अलग हुआ है। जब वह संसद में बैठते हैं तो विधायिका का अंग बन जाते हैं, और जब वह कार्यपालिका अपने मंत्रालय में मंत्री बैठते हैं तो वह कार्यपालिका का अंग हो जाते हैं। इस प्रकार हमको चार सरकार के अंग बताए थे। अब हम बात करते हैं कि हमारा संविधान जो बनना चालू हुआ था, यह आरंभ कब हो गया था। जो इसका संविधान का मतलब ही होता है सबके लिए नियम कानून समान हो, इसलिए संविधान इसका नाम पड़ा जाता है। कुछ देश का क्या नियम कानून है जनता पर, उसको नागरिक के क्या नियम है, ये सब संविधान इसी में लिखा गया है। इसमें संविधान का मतलब ही होता है सबके लिए नियम कानून समान हो, इसीलिए इसे संविधान नाम रखा गया। हम संविधान आज बनना आरंभ नहीं हुआ, आजादी के पहले से ही यह संविधान बनना आरंभ हो गया था। हम बात करते हैं 1600 ईस्वी से। 1600 ईस्वी से बात कर रहे हैं। 1600 ईस्वी से जब ब्रिटेन हमारे देश में आए थे, तब उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना व्यापार कर रहे थे, इन्हीं को सुधार करने के लिए ब्रिटेन से कानून बनाते थे, और उसी को जो भी कानून बना के देते थे उसे हम अपने रूप से संग्रह किए, और उसी को हम संविधान में जो अच्छा लगा उसे ले लिए। यह कब से बनना चालू हो गया था? 1600 ईस्वी से चालू हो गया था। यह कहाँ से बनकर आता था? ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से काम करे भारत में, यह ब्रिटेन से बनकर आता था। ब्रिटेन से बनकर यह आता था। कानून किसके लिए आता था? यह ईस्ट इंडिया कंपनी पर आता था, जो व्यापार कंपनियों को सुधार करने के लिए और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए यह सब नियम कानून आता था ब्रिटेन से बनकर। जो ब्रिटेन से बनकर आते थे कानून, उसे हम चार्टर्ड एक्ट कहते थे। और फिर वही कानून भारत में जब बनने लगा तो उसी को भारत शासन अधिनियम कहते हैं। जब भारत में जो नियम कानून बनना, अंग्रेज क्या किया कि भारत में ही फिर नियम कानून बनाना चालू कर दिए, तो उसे भारत शासन अधिनियम कहते हैं। लेकिन जो ब्रिटेन से डायरेक्ट आता था कानून बनकर, उसे चार्टर्ड एक्ट कहा गया। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले चार्टर्ड एक्ट आया था 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में ये आया था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट आया था। यह कब आया था? 1773 ईस्वी में आया था। यह जब आया तो इस समय बंगाल का पहले गवर्नर रहते थे, फिर यहाँ गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का जो पहले बंगाल का ही गवर्नर होता था, लेकिन क्या हुआ कि गवर्नर जनरल बनाने का एक मुख्य योजना क्या हुआ कि जब भारत में शासन जब कर रहे थे, तो इस समय 3 जगह पर इनका शासन चलता था। वह कौन कौन जगह है? एक मुंबई, मद्रास और एक कलकत्ता। यह तीनों जगह पर गवर्नर बैठते थे। ब्रिटेन का जो ईस्ट सरकार जो था, वहां 3 जगह पर यह गवर्नर को भेजते थे। यह तीनों अपना रिपोर्ट किसको देते थे? तो वह रिपोर्ट देते थे ब्रिटेन को। किसको देते थे? ब्रिटेन को।
ब्रिटेन को देते थे अपना सारा रिपोर्ट, तीनों गवर्नर मिलकर। तब इसमें गवर्नर को लगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, कि हम ये सब क्या देखे, इसको हम तीनों के क्या करते हैं, मुंबई और मद्रास को कलकत्ता के अधीन कर दिया, कि आपको जो भी कहना होगा तो वह कलकत्ता के गवर्नर को कहिएगा। लेकिन उसमें क्या हुआ कि कलकत्ता का भी तो गवर्नर गवर्नर नहीं होगा, लेकिन इनका एक पद और बढ़ा दिया, गवर्नर जनरल लगा दिया। कलकत्ता के गवर्नर को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे तो उस समय तो सारा स्टूडेंट होते होंगे, लेकिन उस समय एक मॉनिटर भी बना दिया जाता था। उसी प्रकार जब मुंबई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर जो बैठते थे, इनको अधीन किसके कर दिए, कलकत्ता के अधीन कर दिए, कि जो भी आपका रिपोर्ट होगा वह कहाँ करिएगा, तो आप कलकत्ता के गवर्नर जनरल के पास अब कीजिएगा। इस समय गवर्नर जनरल के रूप में कौन काम कर रहे थे, लॉर्ड हास्टिंग्स, लॉर्ड हास्टिंग्स थे बंगाल का गवर्नर जनरल। और इसमें एक प्रावधान और लाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का भी स्थापना कर दिया गया था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का भी स्थापना कर दिया गया। इस समय सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष जो बने थे, एलिजा एम्पा बने थे, एलिजा एम्पा यहाँ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बने थे। और इन्होंने, इनके पीछे तीन जज भी थे, जो चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे। चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे कितने जज थे एलिजा एम्पा के साथ। एलिजा एम्पी तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो गए, लेकिन इनके जज में तीन और सहायक थे, चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे। और कब सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, कलकत्ता में किया गया था 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल पहले बंगाल का गवर्नर होता था, लेकिन जब मुंबई और मद्रास को अधीन कलकत्ता के कर लेवल गया, तब उस समय गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड हास्टिंग्स थे। अब हम बात करते हैं कि जब भी यह नियम कानून जब यह बनाते थे गवर्नर, तो यह सारा नियम कानून का जांच करते थे सुप्रीम कोर्ट जांच करते थे कि अगर किसी को राजनीतिक में कोई सुधार करना है, या सैन्य का जरूरी है, या कहीं पे व्यापार का जरूरी है, क्योंकि यह ईस्ट इंडिया कंपनी को भी सारी बात सुप्रीम कोर्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी किसको कहते थे, गवर्नर को। गवर्नर किसको कहते थे, सुप्रीम कोर्ट को कहते थे कि यह भारत में व्यापार करने के लिए यह कानून बनाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एलिजा एम्पा थे, बहुत ही सख्त मुख्य न्यायाधीश थे। वह सारे व्यापारी को अगर सैन्य का जरूरी पड़ता था तो उसे कहता कि नहीं, सैन्य लड़ाई झगड़ा न कीजिए, बहुत सारा केस आ गया है, अभी हम इसी को नहीं निपटाए हैं। इसलिए भारत में आंग्ल युद्ध बहुत हुए थे, मद्रास युद्ध, कर्नाटक युद्ध, मैसूर युद्ध, ये सब बहुत हो रहे थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कह रहे थे कि आप शांति से व्यापार कीजिए, लड़ाई झगड़ा की बात न कीजिए। लेकिन ब्रिटेन के गवर्नर को लगा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का एलिजा एम्पी है, तो अपना केस बढ़ाने के चक्कर में हमें कोई शक्ति ही नहीं देता है। तब यह बात फिर ब्रिटेन में गया, जब यह ब्रिटेन में गया तो फिर आया, उस समय ब्रिटेन का प्रधानी में थे विलियम पिट्स। जब लॉर्ड हास्टिंग्स ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पा वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, विलियम पिट्स। तो विलियम पिट्स ने एक 1784 में एक्ट भेजा। इसका नाम था पीस इंडिया कंपनी, पीस इंडिया एक्ट। क्या नाम आया इसका फिर, विलियम पिट्स ने ही भेजा, पीस इंडिया एक्ट। यह कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनियों को सुधारने के लिए गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्हें विवाद होने के कारण इन्हें भारत शासन में ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन लागू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या किया, द्वैध शासन लागू कर दिया।
लागू कर दिया। कहा एक निर्देशक मंडल बनाया और एक नियंत्रण मंडल बनाया। नियंत्रण मंडल बनाया, एक बनाया डायरेक्टर और एक को बनाया कंप्ट्रोलर। इसमें क्या हुआ कि जो भी व्यापारिक मामला जो होगा, व्यापारिक मामला पर वह गवर्नर जनरल ही देखेंगे। कौन देखेंगे? गवर्नर जनरल देखेंगे। या राजनीतिक को सुधार करना है, राजनीतिक सुधार करना है, या सैन्य का मदद चाहिए, सैन्य लोग का मदद चाहिए, तो वह डायरेक्ट किससे पूछेंगे? तो यह नियम कानून सैन्य और राजनीतिक पर जो भी नियम कानून बन के आएगा तो ये से ब्रिटेन से आएगा। लेकिन निर्देशक मंडल में क्या होता है कि यह व्यापारी का मामला कौन देखेंगे? लॉर्ड हस्टिंगस। इसमें सुप्रीम कोर्ट को छूट दे दिया, माने आजाद दे दिया गया कि आप सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी नहीं पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद आता है 1786 एक्ट। 1786 एक्ट में क्या होता है कि जब यह नियम कानून जो भी पास होने लगा तो उस समय लॉर्ड हस्टिंगस चेंज हो गए थे। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन आए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जी आए थे। इन्होंने कहा कि जो पा रहा है व्यापार के लिए वो सब नियम कानून बनाने के लिए कह दे रहा है कि भारत में ये अपने सामान को लेकर बहुत टैक्स जोड़ लेते थे। तो भारत कंपनी को कुछ जो टैक्स होता था उसके विरोध वह गवर्नर को टैक्स नहीं देते थे और अनेक प्रकार के नियम कानून पास करवाने लगे। जिसके चलते लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटेन में एक सूचना दिया कि हमारे पास ऐसा कुछ शक्ति दीजिए कि हम उस विधेयक को रोक सके। तब लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास एक शक्ति आया, वीटो का पावर। वीटो का पावर आ गया कि कोई भी विधेयक को वह रोक सकते थे। किनके पास आया शक्ति? वीटो का पावर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास आ गया कि कोई भी ऐसा विधेयक जो आएगा उसे आप रोक सकते हैं। फिर इसके बाद आता है 1813 का एक्ट, चार्टर्ड एक्ट। 1813 का चार्टर्ड एक्ट आता है। इसमें क्या हुआ कि 1813 का जब चार्टर्ड एक्ट आया तो इसमें गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वीटो का पावर ले ही लिया था। फिर आ गया था लॉर्ड मिंटो प्रथम। अब कौन बंगाल का गवर्नर जनरल आ गया? लॉर्ड मिंटो प्रथम आ गए थे। लॉर्ड मिंटो प्रथम। इन्होंने कहा इस चार्टर्ड एक्ट में क्या नियम बनकर आया ब्रिटेन से कि अब भारतीयों के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च कीजिए। 1 लाख रुपया खर्च कीजिए शिक्षा पर आप खर्च कीजिए। क्योंकि इसमें बहुत सारे युद्ध हो गया था। टीपू सुल्तान और मद्रास से जो युद्ध हो रहा था उस समय क्या हुआ था कि बहुत टीपू सुल्तान तो हार ही गए थे, लेकिन जनता को लगा ऐसा न लगे कि जो ब्रिटेन के जो सरकार चला रहा है तो हम लोग पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं नई शिक्षा के लिए। तो यह फर्स्ट बार यह कब आया नियम? 1813 का चार्टर्ड एक्ट में नियम आया ब्रिटेन से बनकर कि भारतीयों के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपया का शिक्षा को खर्च देना जरूरी है। यह लॉर्ड मिंटो प्रथम के द्वारा यह प्रावधान लाया गया। यह कहां से कानून बनकर आते थे? ब्रिटेन से बनकर आते थे। अब इसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले सोचे कि यहाँ पे मान लीजिए कि यह विश्व की बात कर रहे हैं। यह अमेरिका है, यह दक्षिणी अमेरिका है,
यह भारत है, कहाँ पे, भारत है, यह भारत है यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रिटेन है, ब्रिटेन, हल्का मैप के सहारा ले रहे हैं, यह ब्रिटेन है, यह अमेरिका हो गया, यह दक्षिण अमेरिका हो गया, यहाँ पे यूरोप हो गया, यूरोप, और यह तो अफ्रीका हो गया, अफ्रीका, और यह तो रसिया हो गया, रसिया, अब यह भारत हो गया। जब यहाँ पे फ्रांस एक देश है, जब फ्रांस ने पूरा ब्रिटेनियन का कंपनी कहाँ, औद्योगिक क्रांति तो फैल गया था, लेकिन औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में फैला था। यह पूरे फ्रांस में जब एक नेपोलियन बोनापार्ट थे, तो ब्रिटेन में, फ्रांस में भी औद्योगिक क्रांति बहुत तेजी से फैला, और ब्रिटेन की सारी कंपनियों को कहा कि जितना हाली हो सके कि आप यहाँ से हमारे जगह से अपनी कंपनी को खाली कर दें। यह बात ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चल गया। किसको पता चल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि एक ऐसा उपाय करें कि ये सब जो कंपनी जो यूरोप से निकले हैं वह हमारे पास ना आ पाए। इसके लिए वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास कहा कि हमें कुछ लोन दे दीजिए, हमारे कुछ लड़ाई हो रहा है, बहुत सारे युद्ध कर लिए हैं, इसको चलते हमको लोन की आवश्यकता है। लेकिन ब्रिटेन के भी प्रधानमंत्री बहुत जानते थे इसके बारे में। उन्होंने कहा कि बिना हमको कुछ किए हुए हमको 4 लाख पाउंड तू पैसा देता था टैक्स के रूप में, और तुम्हारे पास कैसा विपद आ गया है कि जब हमारे पास इधर से यूरोप का भी कंपनी ब्रिटेन यूरोप से भी भगा रहा है और ब्रिटेन की सारा कंपनी आ गया है, तो अब हम तुम्हारे सहायता कैसे करें? वह ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा दिए और यहाँ के जितने कंपनी थे वह सभी को भारत भेज दिया गया। जितने यूरोप में कंपनी थे ब्रिटेन का, वह सारे कहाँ चल दिए? भारत की ओर चल दिए। जब भारत की ओर चले तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ने कहा कि जब हम आपको पास मुसीबत में आपको हम पैसा मांगे तो आप नहीं दे रहे हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, भारत और चीन, यहीं पे तो चीन होगा ना, ये तो भारत हो गया, यहाँ पे म्यांमार, ये सब पूरा आ गया, यहाँ पे चीन है। चीन से जो चाय का व्यापार है और जो भारत का व्यापार है, भारत से व्यापार चाय का और चीन का व्यापार कौन करिए? आप ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। इसको में एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। भारत और चीन, चीन का व्यापार कौन करेगा? चाय का, तो वह सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेंगे, बाकी कोई कंपनी नहीं करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी, इस पर एकाधिकार प्राप्त हो गया। किसका? या ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार प्राप्त हो गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार प्राप्त हो गया। और इसी में कहा गया कि जब यह चार्टर्ड एक्ट आया तो इसी में कहा गया कि आप लोग जितने कंपनी आप लोग जा रहे हैं, ये सब जो यूरोप से, जो फ्रांस वाले नेपोलियन बोनापार्ट जब भगाए यहाँ से यूरोप से, तो ब्रिटेन ने एक सूचना दिया कि अभी तो हम आपको से टैक्स नहीं वसूलेंगे, टैक्स के बदले आप क्या कीजिए कि यहाँ जाकर भारत में आप ईसाई धर्म का प्रचार कीजिए। क्या धर्म का? ईसाई धर्म का प्रचार करने की बात कहने लगे ब्रिटेन के लोग। जो भी फ्रांस से जब नेपोलियन बोनापार्ट सारे कंपनी को जब भगा दे, जैसे हम लोग भी चीन के कभी कभी विरोध करते हैं कि चीन अब स्वदेशी सामान ले, चीन का सामान न ले, ज्यादातर दीपावली में आप देखते होंगे उस समय हम लोग विरोध करते हैं। उसी समय फ्रांस में यह क्रांति फैल गया कि ब्रिटेन के सारा कंपनी को भगा दिया जाए, हम लोग स्वदेशी यूज करेंगे। उसी समय सारी कंपनियां भारत में आई। जब यह भारत में आई तब ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए वहां से कौन क्या, वहां का प्रधान का ब्रिटेन प्रधानमंत्री जो बोले ब्रिटेन के, तो यह भारत में ईसाई धर्म के प्रचार होने लगे। सबसे पहले 1773 को हम बात एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। 1773 में रेगुलेटरी एक्ट आया। इसमें क्या किया गया? मुंबई और मद्रास को कलकत्ता के अधीन कर देवल गया। मुंबई और मद्रास को कलकत्ता को अधीन कर दिया गया, और मद्रास इसका अधीन कर दिया गया, और कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर 1784 में विलियम पिट्स प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बने, तो उन्होंने 1784 में क्या किया है? ईस्ट इंडिया एक्ट लाए। ईस्ट इंडिया चार्टर्ड एक्ट बोलिए चाहे एक्ट बोलिए।
इसमें क्या किया कि भारत के जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसमें द्वैत शासन ला दिए, एक निर्देशक मंडल, एक नियंत्रण मंडल। फिर उसके बाद 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जी आए, तो उन्होंने कहा कि कोई भी विधेयक हम पारित नहीं कर सकते, हमको ऐसा शक्ति दीजिए कि उस विधेयक को हम रोक सकते हैं। तो वहां से ब्रिटेन से एक नियम बन के आया कि कोई भी विधेयक को कौन रोक सकते हैं, तो या लॉर्ड वीटो कर रोक सकते हैं। फिर उसके बाद यही जो वीटो का जो शक्ति है, हम लोग कहाँ राष्ट्रपति को वीटो का शक्ति दे दी है 111 में, अनुच्छेद 111 में, और वही वीटो के शक्ति पर लेकर वह राष्ट्रपति अपने विधेयक को रोकते हैं। और 1813 में कहा गया, 1800 चार्टर एक्ट में, इसमें कौन था, लॉर्ड मेंटो प्रथम था। इसमें भारतीयों को प्रति वर्ष 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च करने की बात कहा गया। और भारत और चीन का चाय का कौन व्यापार करेगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ करेगी। इसमें ईस्ट इंडिया का एकाधिकार मिल गया। और ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए जो फ्रांस से जितने भी कंपनी आए, उसको ब्रिटेन वाले ने कहा कि हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, सिर्फ आप जाके भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करें।